नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इतिहास रचा। विदेश नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिसने इजराइल का दौरा किया। 3 दिन का दौरा है, लेकिन हिंदुस्तान और इजराइल के रिश्तों को एक नए सिरे से लिखने की पूरी तैयारी है। भव्य स्वागत जिसमें प्रोटोकॉल तोड़कर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री का हिंदी में स्वागत किया। My friend Prime Minister Narendra Modi, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। ये दुनिया के 2 ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों का संगम है। इजराइल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। सारे प्रोटोकॉल तोड़कर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। नेतन्याहू ने हिंदी भाषा में मोदी का स्वागत किया। My friend Prime Minister Narendra Modi, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। इजराइल के तेल अवीव हवाई अड्डे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान पहुंचा तो वहां पहले से ही बैंड बाजे के साथ उनके स्वागत में खड़े थे बेंजामिन नेतन्याहू। इस संगम की खुशी दोनों के चेहरों पर झलक रही थी। कभी हाथ मिलाकर तो कभी गले मिलकर दोनों नेताओं ने एक दूसरे से मिलने की खुशियां जाहिर की। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मोदी के इस दौरे को ऐतिहासिक बताया। Prime Minister, we've been waiting for you a long time. We've been waiting almost 70 years, in fact, because yours is truly a historic visit. It's the first time an Indian Prime Minister is visiting Israel. We receive you with open arms. We love India. We admire your culture. We admire your history, your democracy, your commitment to progress. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अनोखे स्वागत से अभिभूत थे। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए अहम बताया। Alongside building a partnership for shared economic prosperity, we are also cooperating to secure our societies against common threats such as terrorism. A progressive partnership in all these areas would shape the scope of my conversation with Prime Minister, my friend Netanyahu. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के इजराइल के दौरे पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए मोदी का ये दौरा बेहद अहम है, तो इजराइल के लिए भी मोदी की ये यात्रा काफी अहमियत रखती है। भारत और इजराइल के बीच रिश्तों के 25 साल पूरे होने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी खुद तेल अवीव पहुंच गए हैं। उनके होटल में कम से कम 1000 लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, उनका स्वागत करने का इंतजार कर रहे हैं। अगले 3 दिनों में कई सारी चीजों पर बातचीत होगी बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। नेतन्याहू खुद मोदी के साथ ज्यादातर वक्त बिताएंगे। ऐसे वक्त में जब चीन भारत की तरफ आंखें तरेर रहा है और पुराना दुश्मन पाकिस्तान अपना रवैया नहीं बदल रहा, ऐसे में मोदी और नेतन्याहू की गर्मजोशी भरी इस मुलाकात के मायने बढ़ जाते हैं। तेल अवीव से पद्मजा जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राम माधव जी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। राम माधव जी, हमने देखा जिस तरह का भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेंजामिन नेतन्याहू ने किया। हमने ये भी देखा कि हिंदुस्तान की विदेश नीति में इसे एक बहुत बड़ा बदलाव, एक शिफ्ट माना जा रहा है, समझा जा रहा है। हम आपके जरिए समझना चाहेंगे कि भारत सरकार फिलिस्तीन नहीं जाकर इजराइल में 7 दशकों के बाद पहला प्रधानमंत्री भेजकर क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है और क्या है भारत सरकार की सोच इसके पीछे? संदेश क्या है
प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार का स्वागत जेरूसलम के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर मिला, उसे तो पूरा देश और दुनिया को स्पष्ट हुआ। इंडिया और इजराइल एक अच्छे संबंध, अच्छे स्ट्रांग रिलेशनशिप अपने बीच निर्माण करके अपने भलाई के लिए, दुनिया की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। यह संदेश इस पहले कार्यक्रम से ही सबको समझ में आया है। रही बात क्यों कोई तीसरे देश में नहीं जा रहे हैं, एक कोई इस प्रकार का नियम कतई नहीं था, एक कन्वेंशन हमने बनाया है। उन कन्वेंशंस को इस समय, जिसको हम हाइफनेशन कहते हैं, उन हाइफनेशन से बाहर आने का निर्णय मोदी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बने थे उसी समय हमने लिया था। हमारे संबंध अलग अलग देशों से भारत का हित और दुनिया के हित के आधार पर होंगे, और ये जो तीसरे देश के साथ जोड़कर देखने की जो रीति रही है उसको बदलने का हमने विचार किया है, तय किया है। इसी का परिणाम था। आप देखिए आज हमारे संबंध एक तरफ अमेरिका के साथ भी है तो दूसरी तरफ रशिया के साथ भी है। हमारे संबंध अमेरिका के साथ भी है तो दूसरी तरफ ईरान के साथ भी है। हम चाइना से भी संबंध रखते हैं और उधर सऊदी अरेबिया के साथ भी रखते हैं, ईरान के साथ भी रखते हैं, पाकिस्तान के साथ भी हम प्रयास करते हैं। डी हाइफनेशन, तीसरे देश को लाकर हमारे बायलैटरल रिलेशंस को प्रभावित करने की जो एक प्रकार की पद्धति रही है, उसको बदलने का हमारे सरकार का निर्णय था। उसी के चलते यह स्टैंड अलोन विजिट है। पर एक बात मैं कह ही दूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि इस विजिट का कोई तीसरे देश के खिलाफ का विजिट के रूप में देखना भी जायज नहीं है, वो भी सही नहीं है। और मई में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति आए थे महमूद अब्बास, और उनके सामने भी प्रधानमंत्री ने साफ किया था, स्पष्ट किया था कि हम आपके संघर्ष में आपके साथ हैं। तो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन देश के अंदर एक अलग राजनीति हो रही है, और उस पर राम माधव जी मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप इसे कहेंगे साहसी कदम है, प्रधानमंत्री ने ये पहली बार इतने वर्षों में किया है। उनका कहना है कि जो इस देश में बहुसंख्यक थे उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं फिलिस्तीन के साथ, और इसीलिए इसकी पहले की सरकारों ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जिसमें वो खुले में आकर इजराइल के साथ खड़े दिखें। इसके पीछे क्या सोच है उनका? ये आरोप है कि आप बीजेपी को तो मुस्लिमों की जरूरत ही नहीं है, ये पार्टी ने तय कर लिया है। नहीं, यानी आप आपके चैनल के माध्यम से फलस्तीन की काज को केवल एक मुस्लिम समुदाय के साथ जोड़ रहे हैं। ये नितांत भर्त्सना का व्याख्या है आप जो कर रहे हैं। फलस्तीन की समस्या एक ह्यूमैनिटेरियन क्वेश्चन है, एक लैंड का क्वेश्चन है, एक मदरलैंड का क्वेश्चन है, उनके कुछ ह्यूमन राइट्स के इश्यूज है। इसका हमने कभी, मुझे नहीं लगता कि दूसरी सरकार ने भी कि हिंदू मुस्लिम एंगल से इसको देखा नहीं होगा, पर आप पहली बार इसकी व्याख्या दे रहे हैं। आपको स्वयं सोचना होगा कि किस प्रकार की विकृत व्याख्या आप दे रही हो। आपको मैं एक बात समझा दूं, राम जी, राम माधव जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये चैनल की व्याख्या नहीं है। सुनिए, नहीं, आपकी व्याख्या पूरा देश देख लिया है, आपकी व्याख्या देख लिया है, मेरी व्याख्या सुनिए आप। नहीं, व्याख्या नहीं था सर, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि जेडीयू नेता केसी त्यागी ने ये कहा है, ये हम नहीं कह रहे। सुनिए ना, आप बाद में बोलिए, आप मेरी सुनिए। आपने मुस्लिम्स की बात उठाई है, केसी त्यागी ने कहा है सर, केसी त्यागी ने कहा है, केसी त्यागी ने कहा है, ओवैसी ने कहा है। जो गड़बड़ है उसको आप ठीक करिए, आपके केसी नहीं, केसी त्यागी का उदाहरण आपने अभी दे रहे हो। पहले मैंने कहा विपक्ष का सर, आपने ध्यान नहीं दिया। ये हिंदू मुस्लिम इश्यू हमारे लिए नहीं है, किसी के लिए है तो किसी के लिए है तो हो सकता है। हाँ, अब बेकार गुस्से में आ रहे हैं। हमने विपक्ष का नाम लिया सर। 91-92 में अरे सुनिए भाई, आपका आदत है, सुनिए ना। 91-92 में ये संबंध पहली बार स्थापित किया पीवी नरसिम्हा राव साहब ने। ये एक बायलैटरल बाइपार्टिसन प्रक्रिया रही है। इसमें हाँ, हमने एक नुआंस चेंज लाया। मैंने पहले ही कहा, हम हाइफनेट नहीं करेंगे किसी देश के संबंधों को तीसरे देश से, पर इसका यह भी अर्थ नहीं है हम किसी देश के साथ आज व्यवहार में पूरा चेंज लाएंगे।
फलस्तीन के जो जेन्युइन इश्यूज है, उनके जेन्युइन कंसर्न्स है, उसमें 3 साल हम उनके साथ खड़े हैं। पर हमारा इजराइल का साथ स्टैंड अलोन रिलेशनशिप निर्माण होगा, उसमें हमारा हित है, दुनिया का हित है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। इसको हम रिलीजन के एंगल से बिल्कुल नहीं देखेंगे। शुक्रिया। राम माधव, राष्ट्रीय सचिव, भारतीय जनता पार्टी के। सवाल विपक्ष के आरोप का था, इनको लगा यहां पर एनालिसिस किया जा रहा है। देश में अब एक चाय की दुकान बनेगी टूरिस्ट प्लेस। क्यों? क्योंकि ये किसी और की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाय की दुकान है। हर वो याद, हर वो लम्हा जो उन्होंने यहाँ पर गुजारा है दिख जाएगा आपको अगर आप वहां पर जाएंगे पर्यटन के लिए। यह है गुजरात का वडनगर रेलवे स्टेशन। इसकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने जा रही हैं। गुजरात का वडनगर रेलवे स्टेशन एक बेहद भव्य और दिव्य स्टेशन होने जा रहा है। वडनगर के कायाकल्प के पीछे है ये बंद पड़ी चाय की दुकान। ये कोई मामूली चाय की दुकान नहीं है। जी हाँ, गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन पर बनी इसी चाय की दुकान पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचा करते थे। आप देख सकते हैं कि मोदी की ये चाय की दुकान अभी वीरान पड़ी है। दुकान पर चाय का कप बना है। इस दुकान पर मोदी और उनके पिता चाय के साथ साथ और क्या क्या बेचते थे वो भी गुजराती में लिखा है। लेकिन अब मोदी की इस चाय की दुकान को सरकार टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप करेगी, यानी इसे एक शानदार पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। आज हम आपको वडनगर रेलवे स्टेशन पर बनी इस चाय की दुकान की पूरी कहानी बताएंगे। कैसे मोदी अपने पिता के साथ यहाँ चाय बेचते थे और कैसे वो चाय की केतली लेकर ट्रेनों में जाते थे और कैसे चाय बेचने वाले मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे वडनगर में बनी मोदी की चाय की ये दुकान अब टूरिस्टों को लुभाएगी, उनके आकर्षण का केंद्र बनेगी। आज तक की टीम वडनगर पर मोदी की इस चाय की दुकान तक पहुंची है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वडनगर रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी से जुड़ा ये वो यादगार लम्हा है जब प्रधानमंत्री बचपन में अपने पिता के साथ जब ट्रेन आती थी तो ट्रेन में चाय बेचने का काम किया करते थे। इस वक्त हम मौजूद है वडनगर रेलवे स्टेशन पर और आप देख सकते हैं ये वही चाय की दुकान है जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास यहाँ पे चाय बनाया करते थे और प्रधानमंत्री अपने स्कूल से छूटने के बाद जो बीच में उनको ब्रेक का वक्त मिलता था उस वक्त प्रधानमंत्री यहाँ पे आते थे और तभी जो ट्रेन गुजरती थी उस ट्रेन में प्रधानमंत्री चाय बेचा करते थे। हालांकि अब इसे एक टूरिज्म स्पॉट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे टूरिज्म डेस्टिनेशन बनेगा। इस पूरे रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जाएगा और खास करके ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो चाय की दुकान है उसे नहीं तोड़ा जाएगा। नया रेलवे स्टेशन यहाँ पे बनेगा, वो किस तरीके से बनेगा और खास करके टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे बनाया जाएगा? हाँ, तो ये सही सवाल है। ये अंडर स्कीम ऑफ स्वदेश दर्शन नाम की स्कीम सरकार ने की हुई है। उसके अंदर वडनगर, मोढेरा, पाटन ये तीन स्टेट्स को, 3 डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया गया हुआ है और इसमें से वडनगर जो कि हम खड़े हुए हैं वहाँ पे सोलंकी युग से जो थोड़ी बहुत प्रेरणा लेके हुए उनकी डिज़ाइन को कॉपी कर यहाँ इंक्लूड किया गया तो सोलंकी की डिज़ाइन को। चलिए अब आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं कैसे दिखेगा उस वक्त वडनगर जब वो टूरिस्ट स्पॉट बनकर तैयार हो जाएगा। डिजाइन की गई तस्वीरें आपके सामने हैं। मोदी की चाय की दुकान वाला वडनगर रेलवे स्टेशन कायाकल्प होने के बाद ऐसा दिखेगा। लेकिन यहाँ की खास बात ये होगी कि मोदी की चाय की दुकान को तोड़ा नहीं जाएगा और न ही उसमें बदलाव किया जाएगा, बल्कि उसे ऐसे ही संजो कर रखा जाएगा ताकि टूरिस्ट इस चाय की दुकान में मोदी का बचपन देख सकें, उनको चाय बेचते हुए महसूस कर सकें। जब से लोगों को पता चला है कि वडनगर रेलवे स्टेशन को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर बनाया घोषित किया गया है, साथ ही यहाँ पे एक नया रिनोवेशन करके एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्रिएट किया जा रहा है, नया रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। लोगों की यहाँ पे बड़ी तादाद में भीड़ लगती है प्रधानमंत्री की उसी चाय की दुकान को देखने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे
बड़ी तादाद में लोग आसपास के गांव से आते हैं, खास वडनगर से भी कई सारे लोग आते हैं जो यहाँ पे देखते हैं कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे प्रधानमंत्री चाय बेचा करते थे और प्रधानमंत्री अपने पिता को मदद किया करते थे। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आप बताइए कि यहाँ पे आप देखने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ पे चाय बेचा करते थे? ऐसा लगते है वो प्रधानमंत्री चुना है, वो छुटक चाय बेचते 5-2.5 रुपये में देते हैं। वो अच्छा लग रहा है मैडम जी, वो आएगा पूरा विश्व से, तो हमारा तो वतन है तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा। काम में भी रोड बोर्ड सिर्फ अच्छा हो गया है, तालाब भी अच्छा हो गया है, सिविल हॉस्पिटल पे दिया है, वडनगर डेपो भी दिया है और अपने वो रेलवे स्टेशन भी बन रहा है, तो 8 करोड़ रुपया वहाँ भी दिया है। तो अभी कामकाज चालू है, पुरजोश में कामकाज चालू है। जैसे ही वडनगर और आसपास के लोगों को ये बात पता चली कि मोदी की चाय की दुकान अब टूरिस्ट स्पॉट बनने जा रही है, लोगों का अभी से आना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कैसे स्कूल के बच्चे भी मोदी की चाय की दुकान को देख रहे हैं और अपना भविष्य मोदी की तरह सोच रहे हैं। रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट से यहाँ से तारंगा जो है हिल स्टेशन है, यहाँ से आगे आबू जाएगी, तो ये एक डेवलपमेंट का एक मेन सेंटर बन सकता है। यहाँ पे बहुत ही प्राउड महसूस होता है और हम भी उनकी तरह बनना चाहते हैं। वडनगर रेलवे स्टेशन पर बना ये छोटा सा टी स्टॉल दुनिया को मोदी की यादों और बचपन से रूबरू कराएगा। मोदी की इस चाय की दुकान को विश्व के मानचित्र पर लाने के लिए काम शुरू हो चुका है। वडनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। कुल लगभग 100 करोड़ का खर्च होने वाला है वडनगर में। वडनगर पर्यटन केंद्र के लिए यह बजट पास भी कर दिया गया है। 8 करोड़ तो मोदी की दुकान के श्रृंगार में लगेगा। राजनीति अपनी जगह पे उत्तम मर्यादा रखो। और तब मैंने कहा भाई आपको पता नहीं, मैं जिंदगी में पहली बार बोल रहा हूँ कि मोदी वो इंसान है जिसने रेल के डिब्बे में चाय बेचते बेचते आज यहाँ आया। कि कोई चाय वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। क्या इस देश के गरीबों का अपमान नहीं है? क्या इस देश में चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? प्रधानमंत्री मोदी ये कहने में रत्ती भर संकोच नहीं करते कि उन्होंने चाय बेची है, और वो चाय बेचने वाला आज 125 करोड़ आबादी वाले हिंदुस्तान में 14वें प्रधानमंत्री के रूप में देश की सत्ता पर काबिज हुआ है। शायद इसीलिए मोदी की इस चाय की दुकान को सरकार ने टूरिस्ट स्पॉट बनाने का फैसला लिया है, ताकि देश को प्रेरणा मिल सके, देश में कोई गरीब, कोई मजबूर अपने ख्वाबों को पाल सके। केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने वडनगर को एक पर्यटन स्थल बनाने की जानकारी। शर्मा ने वडनगर रेलवे स्टेशन और मोदी के चाय की दुकान का मुआयना किया। हम आपको बता दें कि वडनगर को दुनिया के बड़े पर्यटन केंद्रों में लाने का बड़ा प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी में है, जिसमें केवल वडनगर रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि मोढेरा और पाटन का भी नवीनीकरण किया जाएगा। फिलहाल पर्यटन मंत्रालय ने रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के लिए 8 करोड़ रुपए प्रस्तावित कर दिए हैं। आपको बता दें कि वडनगर सिर्फ मोदी की जन्मभूमि ही नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र भी है। यहाँ पर शर्मिष्ठा झील और बावड़ी भी है। कुछ दिनों पहले ही यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने बुद्ध मठ के अवशेषों की खोज भी की थी। वडनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। चाय सिर्फ चाय की दुकान पर नहीं, ट्रेन की छुक-छुक में भी। जी हाँ, ट्रेन की छुक-छुक में बाल मोदी का शोर, और वो शोर कुछ यूं घुलेगा कि पर्यटन के नजरिए से देखें या फिर बाल मोदी के उस वक्त को देखें तो सब कुछ जैसे नजारा बनकर सामने निकल जाएगा। वडनगर के इसी रेलवे स्टेशन से मोदी की कहानी शुरू होती है।
ट्रेनों के शोर में एक शोर छोटे बच्चे का भी गूंजता था। हाथ में चाय की केतली और कप के साथ साथ चाय चाय चिल्लाता हुआ एक बच्चा एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे को पार कर जाता था। वडनगर रेलवे स्टेशन पर इस बच्चे को सब नरेंद्र बुलाते थे। जी हाँ, ये बचपन किसी और का नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। अपने बचपन के दिनों में परिवार के साथ गुजर बसर करने के लिए मोदी चाय बेचते थे। गुजरात के एक छोटे से कस्बे वडनगर के एक गरीब परिवार में 17 सितंबर 1950 को जन्मे मोदी अपने माता पिता की 6 संतानों में से तीसरे हैं। उनका परिवार तंग घर में रहता था। कहते हैं इस घर में सूरज की रोशनी भी बमुश्किल पहुंचती थी। जमीन कच्ची थी, घर में मिट्टी के तेल से अंधेरा मिटता था। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी का एक मीठा की घंटी चल रही थी और उसके काका की एक चाकी वहाँ होटल चल रही थी रेलवे स्टेशन पर। नरेंद्र भाई चाय देने ट्रेन में जाते थे, वो क्या था, मतलब स्कूल से किस तरीके से जाते थे, क्या यादें हैं आप लोगों की? बस वही भी जो छोटे थे तो सब काम यही करते थे, तो वो भी चाय देने के लिए जाते ही थे। और पिता वडनगर रेलवे स्टेशन पर बनी इसी चाय की दुकान को चलाते थे और मोदी अपने पिता की मदद किया करते थे। नरेंद्र के नाम से पुकारे जाने वाले ट्रेनों में 1 आने की सादा चाय और 2 आने की स्पेशल चाय बेचा करते थे। उस वक्त मोदी 6 साल के थे। उन्हें रोज सुबह 5 बजे उठना होता था। जब स्कूल में पढ़ते थे उन दिनों भी रेलगाड़ी की सीटी सुनकर वो भागते थे और चाय बेचकर दोबारा कक्षा में लौटते थे। वो मैडम जी ऐसा है ना, प्रधान जी पहले स्कूल में जाता था, बाद में उसका पिता यहीं पे होटल पे 5 बजे छुट्टी होने के बाद मदद कराने के लिए यहीं से तारंगा तक। कहा जाता है कि मोदी की मां हीराबेन उन दिनों दूसरों के घरों में काम करती थी। मोदी को करीब से जानने वाले उनके किस्से बड़े गुदगुदाते हुए सुनाते हैं। कहा जाता है कि एक बार अपने पिता की गैर मौजूदगी में मोदी चाय की दुकान संभाल रहे थे। ग्राहक छोटे नरेंद्र को खूब पसंद करते थे और उनसे बातचीत में घंटों का लंबा समय बिताते थे। एक बार मोदी की दुकान में चीनी नहीं थी और वहां कुछ ग्राहक ऐसे थे जो अभी भी अपने चाय के कप के लिए इंतजार कर रहे थे। युवा मोदी बिना घबराए अपनी दुकान से 200 मीटर दूर किराने की दुकान पर बिना चप्पलों के चीनी खरीदने चले गए और दौड़ते हुए वहां से चीनी लेकर आए और ग्राहकों को मिठास भरी चाय बना कर दी। मोदी के सपने बड़े थे। युवा मोदी भारतीय सेना में जाने के लिए एक परीक्षा में शामिल होना चाहते थे। कहा जाता है कि उस वक्त उनके पास पैसों की तंगी थी, लेकिन किसी को क्या पता था छोटा नरेंद्र बड़ा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा। लोग आज मोदी पर गर्व करते हैं और पीएम मोदी भी चाय की दुकान से जुड़ी यादों को अपने साथ समेट कर चलते हैं और गर्व से खुद को चाय वाला कहते हैं। वडनगर से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। योगी राज में लेडी सिंघम बनना मना है। योगी राज में लेडी सिंघम बनना गुनाह है। क्यों, हम आपको बताते हैं। क्योंकि एक लेडी अफसर ने यह तय किया कि बीजेपी के कार्यकर्ता अगर गुंडागर्दी करेंगे तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। देखिए, चले जाओ, सीएम साहब से लिखा लाओ कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का। हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे। मैडम, हम रोड पे खड़ा होना बंद कर दें। ये है डीएसपी श्रेष्ठा सिंह। कुछ दिन पहले बुलंदशहर के सियाना में सीओ थी, लेकिन अब ट्रांसफर बुलंदशहर से बहराइच हो चुका है। श्रेष्ठा सिंह को ये सजा ईमानदारी से ड्यूटी निभाने के लिए मिली। लेडी पुलिस अफसर को ये सजा सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के नेताओं से उलझने की मिली। सरकारी ऑफिसर से इस तरीके से बात नहीं कर सकते आप। डीएसपी श्रेष्ठा सिंह की गलती ये थी कि उन्होंने पिछले दिनों ट्रैफिक नियम तोड़ने के आरोप में बुलंदशहर के स्थानीय बीजेपी नेता का चालान काट दिया था। इसके बाद पेशी पर कोर्ट में बीजेपी नेता और उनके समर्थकों ने पुलिस अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की, बहस की और सबक सिखाने जैसी धमकी भी दी। करीब हफ्ते भर बाद ही डीएसपी श्रेष्ठा सिंह को सबक सिखा दिया गया। बुलंदशहर से उनका ट्रांसफर करा दिया गया। हमारा चालान का था, उनके पास कागज वागज नहीं थे। उनसे बोला क्या चालान करने को, तो वो मुझसे पहले उन्होंने गुंडागर्दी की कि मैं तो कहीं जिला पंचायत सदस्य का वो हूँ। तो मैंने कहा कि सारी भाई वहाँ तो सभी पर्चे बताने लगते हैं, ऐसे तो फिर हम चेकिंग ना करें। क्या बता रहे, किसके नेता हैं कार्यकर्ता? भाजपा के। तो वहाँ इस तरीके से तो हम सबको नहीं
छोड़ सकते ना, आजकल तो सभी भाजपा के नेता। और बेशर्मी देखिए, सत्ता की हनक में एक ईमानदार अफसर का तबादला होने के बाद कैसे बीजेपी नेता अपनी ताकत पर इतरा रहे हैं। जी हाँ, विधायक राजेंद्र अग्रवाल अकड़ दिखाते हुए कह रहे हैं कि वर्दी वाली मैडम कुछ ज्यादा ही धौंस दिखा रही थी, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ। कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए पूरी छूट थी, इसका ये कतई नहीं है कि जिला के जो अधिकारी हैं या पुलिस के अधिकारी वो निरंकुश होता है, उनकी तो मर्यादा है, वो तो मर्यादा में उनको काम करना चाहिए। नहीं बुलंदशहर में हुआ है, नहीं बुलंदशहर के ऊपर मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि उस महिला का व्यवहार उचित नहीं। उनका जो पब्लिक डीलिंग है, जो आम आदमी से बोलचाल का उनका लहजा है, वो बहुत ही खराब है। एक पब्लिक डीलिंग के व्यक्ति को अगर वो आम फरियादी जो है डरेगा उसके कार्यालय में आने से, तो कैसे अपनी बात कह पाएगा। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन सबसे तेज खबरों के लिए www.aajtak.in और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।